हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जबलपुर डिवीजन का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो इसी संडे को टेस्ट सीरीज 26 में कराया गया था। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं मैसेज करके या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि महिला डिब्बे का परिवहन कोड क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 25 नंबर सेट में भी ये आया था, लगभग सभी में पूछ ही देता है। जहां पर आपको वाई मिले समझिए कि महिला डिब्बा का यह परिवहन कोड है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि वॉक्सन वैगन का नया पहिया व्यास क्या होता है। ठीक है, तो नया पहिया व्यास कहने का तात्पर्य ये सब रनिंग क्वेश्चन है। रनिंग क्वेश्चन पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन पर डिस्कस करें जो विशेष हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम बफर ऊंचाई कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आता है। इसके बाद से जो मैं सेट बनाऊंगा इस टाइप से क्वेश्चन जो प्रत्येक सेट में पूछे जाते हैं उसको मैं निकाल करके अपने से अच्छे क्वेश्चन को डालूंगा। ठीक है, तो ये तो एकदम रटा ही गया है कि अधिकतम बफर ऊंचाई कितना होता है। तो अधिकतम जो है 1105 होता है और ये जो दिया है 1030, जो ये जो दिया है न्यूनतम दिया हुआ है। ठीक है ना, यह न्यूनतम दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस जो है 75 होता है और बफर की ऊंचाई में जो है मतलब हाइट में 75 mm का अंतर नहीं होना चाहिए, जो इसी का जो हम लोग घटाते हैं तो होता है। ठीक है, ये तो बार बार बताते हैं, पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर डीबी का कार्य क्या है। देखिए ये जो है थोड़ा सा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो मैंने चेक कराया है, इसका आंसर एयर सप्लाई टू बीसी यानी हवा को बीसी में सप्लाई करता है। लेकिन इसमें जो है मैं डिटेल रूप से बता दूं क्योंकि डीबी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीबी क्वेश्चन है कि डीबी का कार्य क्या है। तो डीबी जो है एआर को भी चार्ज करता है। ठीक है, एआर को भी चार्ज करता है, सीआर को भी चार्ज करता है, एआर टू बीसी मतलब ये सप्लाई भी करता है। इसका मेरे समझ से आंसर इसका ऑल होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, ये जो है एआर टू बीसी मैंने चेक कराया है इस टेस्ट में। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल जानिए डीबी के बारे में। ठीक है, तो डीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीबी को एयर ब्रेक सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। डीबी को क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि डीबी को और किस नाम से जाना जाता है। तो डीबी को एयर ब्रेक सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, यह ब्रेक पाइप अर्थात बीपी, ब्रेक पाइप मतलब कि बीपी, ऑक्सिलरी रिजर्वायर मतलब कि एआर, उसके बाद में ब्रेक सिलेंडर अर्थात बीसी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डीबी, दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर लिखिए उसमें कि डीबी जो है किससे कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन आता है कि डीबी जो है किससे किससे मतलब कनेक्टेड रहता है या जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यह बीपी एआर बीसी ये जो है सभी से मतलब कि जुड़ा रहता है। ठीक है, और यह जो है सीआर एआर को चार्ज करता है। ठीक है, और ब्रेक रिलीजिंग करने के लिए जब ब्रेक पाइप प्रेशर जल्दी से बढ़ जाता है तो सीआर को ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि डीबी जो है किसको ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है, तो आंसर में है कि यह जो है सीआर को ओवर चार्जिंग से बचाता है और डिटेल में लिखना चाहिएगा। तो यह सीआर और एआर को चार्ज करता है। ब्रेक रिलीजिंग करने के लिए जब ब्रेक पाइप में प्रेशर जल्दी से बढ़ जाता है तो सीआर को ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डीबी से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी क्लियर किया है, उसे अलग अलग किया जाए तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट मैंने बताया डीबी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है डीबी को एयर ब्रेक सिस्टम का दिमाग कहा जाता है और इसी में कंफ्यूज करते हैं कि क्वेश्चन एक आता है कि एयर ब्रेक सिस्टम का जो है हृदय
या किडनी किसे कहा जाता है, तो वह डीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डीसी को, माने डर्ट कलेक्टर को जाना जाता है। क्योंकि डर्ट कलेक्टर जो है, जितने भी हवा के अंदर गंदगी जो होता है, धूलकण होता है, वह छान करके तब दे करके डीबी को वो देता है। ठीक है, तो यह इसको हम लोग किडनी, फेफड़ा या हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, डीसी को। लेकिन डीबी जो है, यह ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, अर्थात दिमाग कहा जाता है। ठीक है, यह ब्रेकिंग पाइप, ब्रेक पाइप, एक्सिलरी रिजर्वायर, ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड रहता है, या सीआर और एआर को चार्ज करता है। ब्रेक रिलीजिंग करने के लिए जब ब्रेक पाइप प्रेशर जल्दी से बढ़ जाता है तो सीआर को ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है, यह डिस्कस करने वाला क्वेश्चन था। इस टाइप से डिस्कस करने वाला क्वेश्चन होगा, मैं डिटेल बता दूंगा। जो रनिंग डेली के डेली क्वेश्चन जो आते हैं वो सभी आप लोग जान ही रहे हैं, जो हर एक संडे को संडे आप लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, तो उस पर विशेष डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबे हो जा रहे हैं। देखिए, रेक में अधिकतम बीपी दबाव कितना होता है। ठीक है, अब बीपी दबाव तो 5 kg होता है। अब यहाँ पर रेक की बात कर रहा है, अधिकतम कितना होता है, तो कोई भी रेक हो, मतलब कि चाहे वो आईसीएफ, एलएचबी या कोई भी हो, ब्रेक पाइप का दबाव जो अधिकतम 5 kg ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्सल को कसने के लिए टार्क वैल्यू बॉक्सेन वैगन व्हील का एंड स्क्रू कर, जो एंड एक्सल के अंदर में, जो एक्सल के बाहर में, जो एंड में जो यहाँ पर स्क्रू जो कसा जाता है, इसके बारे में कह रहा है कि इसके लिए कितना हम लोग टार्क वैल्यू देते हैं। ठीक है, इतना टार्क जो है दिया जाता है। ठीक है, इसका ये आंसर कर दे। तो इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सी नंबर में 42 kgm इसका टार्क लगता है। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वैगन 25 एक्सल लोड के लिए, देखिए 25 एक्सल यहाँ पर टन होना चाहिए, 25 टन एक्सल लोड के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, 25 टन एक्सल लोड के लिए इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर टी होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा बॉक्सेन एस। ठीक है, बॉक्सेंस में मतलब कि यह 25 टन एक्सल लोड करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीआरबी, सीटीआरबी में फिट किया है, मतलब सीटीआरबी किस में फिट किया गया है। ठीक है ना, तो सीटीआरबी जो है बॉक्सेन और एचएलबी दोनों में मतलब कि यह फिट किया गया है। ठीक है, सीटीआरबी का फुल फॉर्म होता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो है पिछले वीडियो में भी मैंने सब बता चुका हूं कई बार कि सीटीआरबी कितने कंपनी के आते हैं। सीटीआरबी जो है 2 कंपनी के, टिम्कन एंड एस्केप कंपनी के आते हैं, उसमें कितने ग्रीस लगते हैं, ये सारे के सारे हमने बताया है पिछला वीडियो में। ठीक है, जा करके देखेंगे। ठीक है, हमेशा वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में कह रहा है कि WWP, मतलब इसका फुल फॉर्म या पूछ रहा है। ठीक है ना, WWP का तो वर्न व्हील प्रोफाइल इसका फुल फॉर्म होता है, जो देख सकते हैं ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मार्ग में वैगन में उपयुक्त फ्लैट टायर स्थान। ठीक है, तो यह फ्लैट टायर की सीमा पूछ रहा है। ठीक है ना, फ्लैट टायर, तो वैगन के यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, तो वैगन में जो है 60 mm होता है। ठीक है, और ये जो दिया है 50, ये जो है कोच में होता है। ठीक है, कोच में 50 होता है और वैगन में जो है 60 mm फ्लैट टायर की सीमा होता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट टायर की सीमा, फ्लैट मैंने चौड़ा होता है, टायर मैंने ट्रेड जो है आप जान ही रहे हैं, वह जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई एस के परिवहन कोड के लिए डिजाइन किया गया, मतलब कि इसका जो है परिवहन कोड पूछ रहा है। ठीक है ना, फ्लाई एस का। ठीक है, तो इसका जो है आपका ये हो जाएगा BCFC, इसका परिवहन कोड हो जाएगा। ठीक है, ये सब रटने वाला चीज है, आप लोग रट लेंगे। ठीक है, मैं जल्द ही मैं देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। छोटा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, 15 नंबर में क्या कर रहा है कि व्हील व्यास में 224 mm के स्थान पर वैगन के CBC ऊंचाई समायोजन के लिए पैकिंग टुकड़ा कितना होगा। ठीक है ना, मतलब कि जिस व्हील का दाया 924 mm है, उसमें कितना का पैकिंग पीसेज जो है टुकड़ा डालिएगा, यही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। पिछला वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है ना, पूरा अलग अलग मैंने बताया था कि 900
मतलब कि उसमें 13, 26, 38, 48 वाला जितना भी था मैंने बताया है, किसमें लगेगा कितना, वो सब मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें जो है 37 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि छोटा कर दिए हैं। व्हील व्यास में 924 के स्थान बक्सेन बैगन के सीबीसी का ऊंचाई को समायोजन करने के लिए पैकिंग टुकड़ा का आवश्यक है। कितना पैकिंग टुकड़ा की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा 37 ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर में क्या करें कि आईसीएफ व्हील का निंदा सीमा कितना है, मतलब कि कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है। ठीक है ना, आईसीएफ का, तो आईसीएफ का कंडमिंग साइज जो है 825 होता है। ठीक है, 825 होता है, आईसीएफ यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो आईसीएफ का जो है कंडमिंग न्यू साइज पहले लिखेंगे। न्यू साइज जो है 915 होता है। ठीक है ना, 915 होता है, तथा कंडमिंग साइज जो है 825 होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि शॉप इशू कितना होता है। जब शॉप में आ जाए तो उससे कम दाया का हम क्या बोलते हैं, व्हील जो है हम आउट नहीं करेंगे, तो ये होता है 837 ठीक है ना। लेकिन 825 रनिंग पीरियड में है तो मतलब वहां तक हम चला देंगे, उसके बाद उसको आइसोलेट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका आईसीएफ के लिए। ठीक है ना, और एलएचबी में भी क्या बोलते हैं, एलएचबी में एलएचबी में भी न्यू जो है 915 ही होता है। ठीक है, और कंडमिंग साइज जो है 845 और 855 होता है। ठीक है ना, जब वेब थिकनेस ठीक है, यहाँ पर लिखे रहे, जब वेब यहाँ कोस्ट रहेगा। ठीक है ना, जब वेब थिकनेस जो है 14, नहीं यहाँ जब कम वाला है तो ज्यादा वाला दीजिए, 17 प्लस माइनस अगर 3 रहे वेब थिकनेस तो 45 होगा। और इसका वेब थिकनेस कोस्ट में इधर तो जगह नहीं है, इधर नीचे लिख देते हैं। इसका जो है 14 प्लस माइनस 3 रहे वेब थिकनेस तो 855 होगा। ठीक है, लेकिन जब कंडमिंग साइज जब 845 855 एक दोनों ऑप्शन मतलब एक ही, दोनों जो है ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा इसमें से। ठीक है ना, लेकिन आप अपने जानकारी के लिए लिख लीजिए कि जब वेब थिकनेस 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 845 होगा, जब वेब थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 रहे तो 855 होगा। ठीक है, कंडमिंग साइज। लेकिन वेब थिकनेस वाला भी कहीं कहीं दे देता है, लेकिन विशेष करके यही देता है, ध्यान में रखेंगे वेब थिकनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोड SLRD में डी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका होता है डिसेबल। ठीक है, अक्षम इसका हिंदी हो जाता है, डिसेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और निम्नलिखित में से कौन सा खुला बैगन है। ठीक है, बॉक्सेन तो खुला बैगन होता ही है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए नंबर में जो दिया है BOM जो है, ये भी एक खुला बैगन है। ठीक है ना, जो ए नंबर में दिया हुआ है। 20 नंबर में NHP पावर कार का परिवहन कोड क्या होता है। परिवहन कोड जो है हमने बताया था, पावर कार का इसका जो है RM, जैसे देखिएगा तो RM जो है RM होता है, लेकिन LWRRM भी इसको होता है। लेकिन मैंने बताया था जब, तो उसमें RM जो है परिवहन कोड को सीटिंग के साथ में जो है हमने बता दिया था इसमें कितना सीट होता है, उस हिसाब से। जैसे इंपेक्शन कैरिज का फिर से मैं बता देता हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है ना, और जो रनिंग क्वेश्चन है डेली के डेली पूछा जा रहा है, वो जो है थोड़ा सा उसको मैं डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेट में मैं बताता हूँ। ठीक है ना, उसको मैं बता दूंगा कि किस सेट में है। तो इंपेक्शन कैरिज का जो है, इंपेक्शन कैरिज, ठीक है, जो इंपेक्शन वाले होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड AR होता है। ठीक है, इंपेक्शन कैरिज वाला। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंपेक्शन कैरिज वाला। ठीक है, अब जो है उसके बाद में आता है पेंट्री कार का। ठीक है, तो पेंट्री कार का WCB होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब फर्स्ट क्लास AC का फर्स्ट क्लास यहाँ पर हम AC लिख देते हैं तो हो ही जाएगा, यानी FAC हो जाएगा, फर्स्ट क्लास AC। ठीक है ना, और टू टीयर का कोड जो है, टू टीयर का जो होता है यहाँ पर लिख देते हैं हम CW। ठीक है, अब 2 टीयर यहाँ पर AC लगा देंगे तो AC 2 टीयर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 2 टीयर का CW होता है, और 3 टीयर का जो है CN होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर AC लगा देंगे तो AC CN हो जाएगा, यानी 3 टायर AC हो जाएगा।
ठीक है ना। और यहाँ पर एस लगा देंगे तो स्लीपर 3 टायर हो जाएगा इस हिसाब से, लेकिन आप सीएन ही याद रखिए, इसका 3 टायर होता है, ठीक है ना। और चेयर कार का, ठीक है ना, यहाँ पर हम चौक केवल लिख देते हैं, ठीक है ना। चेयर कार का सीजेड होता है, चेयर कार का सीजेड होता है। अभी आपने पावर कार का जो क्वेश्चन जो किया था, पावर कार का हम प लिख देते हैं केवल, तो इसका होता है आरएम, ठीक है ना। आरएम जो यहाँ पर देखिए आरएम दिया हुआ है, तो एल लगेज कम ब्रेक वैन इसका होता है, एल डब्ल्यू आर आर एम, यहाँ पर एल लगा दिया है, ठीक है ना। तो आरएम याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है इसलिए मैंने उसको बता दिया, ठीक है। कह रहा है नवीनतम प्रकार के वीके वैन की चल रही है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि नवीनतम प्रकार के वीके माने ब्रेक वैन, वीके का मतलब ब्रेक वैन, ब्रेक वैन मतलब कौन सा ब्रेक वैन नवीनतम मतलब नया में चल रहा है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बीवीसीएम, बीवीजेडसी सब जो है ब्रेक वैन का ही नाम है, लेकिन नया वाला जो है बीवीसीएम है, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। वो सब भी ब्रेक वैन है, लेकिन नया के यहाँ पर क्वेश्चन आप में नया है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीपीसी वैलिडिटी ऑफ पीई रेक, ठीक है। पीई रेक का बीपीसी की वैधता मतलब यह पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 22 के आंसर जो है ए हो जाएगा 12 प्लस 3 डेज, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट लेंगे, ठीक है। बीपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है डीएस 8 क्या है इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैंने स्टोर पर वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। स्टोर से बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो उनको हम डिटेल रूप से आप लोग को हम बता देंगे, इसलिए कि स्टोर पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। मैं इसके बाद ही स्टोर पर बना दूंगा। कल ही एक मेरे भाई क्वेश्चन किए थे कि सर स्टोर पर वीडियो बनाइए, स्टोर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टोर से जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको मैं अभी 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है उसको मैं आपको डिटेल कर दूंगा अभी। तो ठीक ठीक है, तो डीएस 8 को रहने दीजिए, इसका आंसर मैं आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक जब मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसे मार भी देता हूं, ठीक है। लेकिन आप कॉपी कलम को रेडी कीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगा उतना, ठीक है। आप मेरे आवाज को सुन करके लिखेंगे, वीडियो को रोक करके, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। 1 नंबर में पहले लिखिए आप कि भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट, इंटेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मैं तो हिंदी ही लिखता हूं, ई पर अनुस्वार है, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है, इंटेंट, ठीक है ना। तो फिर से लिख बोल देता हूं, भंडारित भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए, ठीक है ना, निकालने के लिए थोड़ा सा उसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा, लिखिएगा तो निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फॉर्म कौन सा है, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फॉर्म कौन सा है। तो ये इसका आंसर में आप लिखेंगे 1 नंबर का एस 13 ये जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब 2 नंबर में लिखिए, 2 नंबर में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए यहाँ पर बात किया गया है, निकालने के लिए। तो निकालने के लिए हम कौन सा इंटेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो एस एस 13 का। निकालने के लिए कौन सा इंटेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे भंडारित वस्तुओं से, भंडार में से वस्तुओं को निकालने के लिए, तो एस 13 का। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए कि अनावश्यक सामग्री को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है। फिर से लिखिए, फिर से सुन लीजिए, उसको मिलाइए। अनावश्यक जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक सामग्री को नामित मतलब जो नामित स्टोर है या डिपो को वापस करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर में लिख लीजिए एस 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 1539, ठीक है। ये दो टाइप का क्वेश्चन हो गया,
तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखिए, 3 नंबर में लिखिए कार्य करने के लिए। देखिए सब क्वेश्चन में अंतर है, जब लिखा लिख दीजिए फिर पढ़कर समझिए कि क्या अंतर है क्वेश्चन में। 3 नंबर में लिखिए कि कार्य करने के लिए भंडार से, आप काम करने के लिए यहां पर बात है कि कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री, जारी करने के लिए, कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री जारी करने के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है? फिर से सुनिए, कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री जारी करने के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर लिख दीजिए LM 171। ठीक है, इसको आप तीनों से तीनों क्वेश्चन को लिखिए। तीनों क्वेश्चन जब लिख लेने के बाद में आप अंतर समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है और इसमें क्या अंतर है। फिर मैं पढ़ूंगा, वीडियो लंबे होंगे, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ये आपका 3 नंबर, अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए। ठीक है, 4 नंबर में लिखिए DS2 मतलब क्या है? DS2 क्या है इसके बारे में सुनिए। DS2 क्या है, क्वेश्चन है DS2 क्या है, इसका आंसर लिखिए इस प्रोफार्मा के द्वारा, इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से, इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि DS2 क्या है? तो इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है और इसे 2 कॉपी में तैयार करते हैं। कितने कॉपी में तैयार करते हैं? इसको 2 कॉपी में तैयार करते हैं, 2 कॉपी में इसको तैयार करते हैं। ठीक है, DS2 क्या है? इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है और इसे 2 कॉपी में तैयार करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो DS2 क्या है? इससे जो है मतलब कि नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके वाला सामने आ जाएगा कि DS8 क्या है? DS8 क्या है? तो इसके बारे में लिखिए कि स्टोर के ऐसे आइटम, इसका आंसर में लिखिए स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद, जब आप उपयोग कर लिए, आप आइटम मंगाए हैं और उस आइटम को आपने उपयोग कर लिया, उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, उसके लिए DS8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? फिर से सुन लीजिए, स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए DS8 का प्रयोग करते हैं। DS8 क्या है? प्रोफार्मा है। DS8 प्रोफार्मा का प्रयोग करते हैं और इसे कितना कॉपी में तैयार किया जाता है? तो इसे जो है 6 कॉपी में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि DS8 को कितने कॉपी में तैयार किया जाता है? तो इसको 6 कॉपी में तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये तो हो गया चौथा या शायद 5वां ही क्वेश्चन हो गया। छठा में एक तो और लिख लीजिए कि भंडार का TOR बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भंडार का TOR अनुपात क्या होता है? TOR अनुपात क्या होता है? तो इसके आंसर में आप लिख लीजिए कि शेष अनुपात जारी, शेष अनुपात जारी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भंडार का TOR अनुपात क्या होता है? तो शेष अनुपात जारी। ठीक है ना? तो भंडार से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इतना हमको बोलना पड़ा है, इसलिए रनिंग क्वेश्चन पर मैंने नहीं उतना डिस्कस किया है, समय बर्बाद होगा। इस प्रकार जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बोलूंगा, रनिंग क्वेश्चन को थोड़ा आज नजरअंदाज कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार ऊपर से आप मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फॉर्म कौन सा है? तो S1313 है। उसके बाद मैंने लिखाया था अनावश्यक सामग्री को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SS1539 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने लिखाया था कि कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री के लिए
किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो 171 का, LM 171 का प्रयोग किया जाता है। और DS2 क्या है? तो ये लिखाया था मैंने, इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है, इसे 2 कॉपी में तैयार करते हैं। DS8 क्या है? स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए DS8 प्रोफार्मा का प्रयोग किया जाता है और इसे 6 कॉपी में तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं या वापस करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखाया था कि भंडार का TOR अनुपात क्या होता है? तो शेष अनुपात जारी होता है। चलिए, जहां तक विश्वास है कि भंडार से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो 6-7 अभी क्वेश्चन मैंने लिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यही सब 4-5 क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछा जाता है। मैं तो बताता हूं कि जो भी मैं क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को जो भी मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जानकारी के लिए तो बहुत सारा बताया जाएगा, एक क्वेश्चन पर डिस्कस होगा तो दिन दिन भर करते रह जाइएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से मिल गया कि DS8 जो है दुकान मतलब स्टोर होता है, सामग्री को वापस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या होता है? जो हमने अभी बताया, WCB। आप समझ सकते हैं, अभी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, खाली लोड डिवाइस स्थान पर LSD का उपयोग किया। तो ये भी बार बार मैं बताता हूं, BLC में LSD का लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो LSD का फुल फॉर्म हो जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, तो यह किस में प्रयोग किया जाता है? BLC में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अस्थाई जोड़ कौन सा? देखिए यहाँ पर नया क्वेश्चन है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। अब BLC बार बार मैं बताता हूँ, इस पर उतना डिस्कस मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डिटेल करूंगा, क्योंकि वेल्डिंग से क्वेश्चन वीडियो मैंने कम बनाया है। और कल ही एक मेरे दोस्त जो है वेल्डिंग से क्वेश्चन जो किए थे, तो अस्थाई जोड़ कौन सा है? ठीक है ना, तो देखिए होता है एक तीन जोड़ जो है 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अर्धअस्थाई, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई, अर्धअस्थाई और अस्थाई। ठीक है, तो अस्थाई उसे कहा जाता है, अस्थाई जोड़ उसे कहा जाता है कि मान लेते हैं कि 2 पार्ट को हम जोड़े हैं और उसको अगर हम तोड़ते हैं या अलग करते हैं, तोड़ते नहीं अलग करते हैं, जब 2 पार्ट को हम जोड़ दिए, जब उसको हम अलग करते हैं, तो जिस पार्ट को आप जोड़े हैं और जिसके द्वारा आप उसको जोड़े हैं, माने जुड़ने वाला और जिसके द्वारा जोड़ा गया है, अगर दोनों पार्ट खराब हो जाए, टूट जाए, तो वो अस्थाई जोड़ है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग को अगर किसी मान लेते हैं मेटल को यहाँ पर वेल्डिंग किए हैं, जब इसको आप तोड़िएगा तो वेल्डिंग भी टूट जाएगा और यह मेटल का कोर जो है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आपको खराब हो जाएगा। तो ये अस्थाई जोड़ है और मजबूत भी होता है। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, अर्ध-अस्थाई। ठीक है, तो अर्ध-अस्थाई में आता है रिवेटिंग। अर्ध-अस्थाई में अर्ध-अस्थाई में आता है रिवेटिंग। रिवेटिंग को द्वारा अगर किसी पार्ट को जोड़े हैं, तो जब उसको आप खोलिएगा तो रिवेट जो उसमें किए हैं वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका पार्ट जिसको जोड़े हैं वह सुरक्षित रहेगा, वह खराब नहीं होगा। तो वो हो गया अर्ध-अस्थाई, यानी जिस पार्ट को खोलने बाकी जोड़ने के बाद खोलने पर उसको जिसके द्वारा जो फास्टनर के द्वारा जो भी है जिसके द्वारा हम जोड़े हैं, अगर वो खराब हो जाए और मेरा पार्ट सुरक्षित रहे, तो वो अर्ध-अस्थाई में जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जहां तक रिवेटिंग में रिवेट खराब हो जाता है, आपका पार्ट बहुत सुरक्षित से रहता है, तो रिवेटिंग हो गया वह। अब एक आता है अस्थाई। ठीक है, तो अस्थाई में नट बोल्ट आता है, जिसमें आपको दिया है कहीं शायद नट बोल्ट। ठीक है ना, तो नट बोल्ट जो है अस्थाई में आता है, क्योंकि उसको जो है जिस पार्ट को हम लोग नट बोल्ट के द्वारा जोड़ेंगे, तो नट बोल्ट खोल लेंगे तो नट बोल्ट भी मतलब सुरक्षित रहेगा, आपका पार्ट भी सुरक्षित है, तो हो गया अस्थाई। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। वेल्डिंग जो है, अब ऐसे याद रखिए, अस्थाई में वेल्डिंग हो गया, अर्ध-अस्थाई में जो है रिवेटिंग हो जाएगा, अस्थाई में नट बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए अस्थाई और अर्ध-अस्थाई, तो इस तरह मारिएगा। अस्थाई आएगा तो वेल्डिंग मारिएगा, अर्ध-अस्थाई आएगा तो रिवेटिंग मारिएगा, अस्थाई आएगा तो नट बोल्ट मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निरीक्षण गाड़ी का प्रशासनिक कोड का हम आर अभी बताए हैं, ऊपर में अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले सबका परिवहन कोड बता दिए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में क्या प्रयोग करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग में तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। करंट के द्वारा जो है इसको वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें टिग मिग का नहीं दिया है। रात ही मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक मेरे भाई जो है जो पीडीएफ लिए हैं उन लोग के लिए सुविधा प्रोवाइड है, सभी के लिए नहीं है। जो पीडीएफ लेते हैं उनको हर तरह से मैं सुविधा देता हूँ। तो उन्होंने मैसेज किए थे कि सर टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में थोड़ा हमको समझा दीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा कर पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में। देखिए एक होता है मिग, ध्यान देंगे जो भाई रात मेरे पास कॉल किए थे या मैसेज किए थे। देखिए एक होता है मिग, AMIG, इसका फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है MAG, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, यहां पर W लगा दीजिए, ठीक है। तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है CO2 का प्रयोग किया जाता है। जहां पर हम CO2 का प्रयोग करेंगे उसको MAG कहेंगे, और जहां पर इनर्ट गैस का प्रयोग करेंगे, अक्रिय गैस का जहां पर हम प्रयोग करेंगे वहां पर जो है आई लगाएंगे, MIG, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। समझ गए होंगे। अब यह सवाल उठता है कि CO2 का प्रयोग क्यों करते हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन और हीलियम का हम क्यों प्रयोग नहीं करते हैं? तो CO2 का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है महंगी गैस है, खर्चीला गैस है, इसलिए इसके स्थान पर अब CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है कल कारखानों में। अब CO2 और मैग वेल्डिंग को यहाँ पर हम CO2 वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है, अब मिग को और किस नाम से जानते हैं? मैग को मैग के नाम से भी हम जानते हैं, दूसरा नाम मैकअप, और मैकअप और भी नाम से CO2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, CO2 वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रयोग होगा उसको मैग नहीं कहेंगे, मिग कहेंगे। समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। अब एक क्वेश्चन उठा है हाइड्रोजन और हीलियम या CO2 गैस का काम क्या है? तो यह जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहरी आवरण में जो आपको गैस जो है इसको जो यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो है उस मतलब पॉइंट को ये प्रभावित कर रहा है। मेटल जो गल कर यहाँ पर मेटल जो गल रहे हैं और फैल रहे हैं तो सॉलिड रूप से नहीं चिपक रहा है जहां पर उसको चिपकाना है, क्योंकि बाहरी आवरण उसको प्रभावित कर दे रहा है, बाहर से बहुत सारा गैस उसको प्रभावित कर दे रहा है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम या CO2 का जब इसमें हम प्रयोग करेंगे तो बाहरी जो आवरण पर जो आपको अदर गैस जो अटैक कर रहा है या इसको प्रभावित कर रहा है उसको प्रभावित नहीं होने देगा, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम यानी इनर्ट गैस का यानी अक्रिय गैस का या एक्टिव गैस CO2 गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका मिग वेल्डिंग। अब चलते हैं टिग वेल्डिंग में, TIG। तो इसका होता है टंगस्टन, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नामे है टंगस्टन, तो इसमें इलेक्ट्रोड जो प्रयोग होता है टंगस्टन का प्रयोग होता है। इनर्ट के रूप में, इनर्ट गैस के रूप में हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यह जो है पतले पतले सीटों को मतलब वेल्डिंग करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं वेल्डिंग पर जल्द ही मैं एक वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का सिलेबस है जिसमें केवल वेल्डिंग ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वेल्डिंग ही नहीं बशर्ते वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्यादा करके, ठीक है ना। और सेफर स्लोटर प्लेनर मशीन से मैं बना दूंगा एकदम। यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो टाइपिंग नहीं हो पा रहे हैं, मैं टाइपिंग ना हो पाएगा तो मैं अपना नोट्स है अपना हाथ से लिखा हुआ उसी से मैं बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अगर आप लोग मेरा हाथ से लिखा हुआ मतलब कि हाथ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिखे हैं, नोट्स जो अपना तैयार किए हैं, उससे अगर वीडियो बना दे तो आप लोग को कोई तकलीफ तो नहीं होगा, तो मैं उससे मैं बना दूंगा सेफर स्लोटर प्लेनर मशीन या वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्डिंग का तो आप समझ गए, टिग और मिग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, यात्री बीजी कोचिंग स्टॉक का मानक बफर व्हील गेज कितना होता है? देखिए मानक, मानक मतलब कि स्टैंडर्ड या पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, ठीक है। यात्री बीजी कोच, यात्री हो चाहे जो भी हो, इसमें देखिए मानक अगर पूछता है तो 16 होगा, ठीक है ना। अगर अधिकतम पूछता है, अधिकतम, अब देखिए अधिकतम में भी आ जाता है
अब आईसीएफ एलएचबी, ठीक है ना। तो अधिकतम ऐसे हम लिख देते हैं, पहले मैं एलएचबी का लिखता हूँ, ठीक है। एलएचबी का अधिकतम अगर पूछता है तो 1600, नहीं इस तरह नहीं, पहले इस तरह मैं लिख देता हूँ। मानक एक्सचेंजर यहाँ 1600 तो लिखा है, लेकिन होता है मानक में क्या, 1600 प्लस माइनस वन, ये जो है एलएचबी के लिए होता है, ठीक है। तो माइनस वन प्लस माइनस वन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर अधिकतम पूछता है तो 1600 एक हो जाएगा, और न्यूनतम पूछता है न्यूनतम तो एक घट जाएगा, अर्थात 1599 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया एलएचबी के लिए, समझ गए ना। और आईसीएफ के लिए जो है, आईसीएफ के लिए जो है यहाँ 1600 क्या बोलते हैं, +2 - 1 होता है, ठीक है ना। +2 - 1, यहाँ पर जगह तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। और आईसीएफ के लिए जो हो जाता है 1600 +2 - 1, ठीक है ना। इसमें अगर आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है अगर पूछता है अधिकतम तो 1602 हो जाएगा, ठीक है ना। 1600, ऐसा मैं लिख देता हूं ना, 1602 हो जाएगा अधिकतम। अगर न्यूनतम होता है तो यहाँ पर एक घट जाएगा, 1599 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। अगर मानक पूछता है तो 1600, यानी 1600 हो जाएगा। और आईसीएफ एलएचबी टाइप की इस टाइप से अगर पूछता है तो एलएचबी में प्लस 1600 +-1 होगा, आईसीएफ में 1600 +2 - 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ट्रेनों के संदर्भ में स्पार्ट का अर्थ है एसपीएआरटी का, ठीक है। एसपीआरटी तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसका ए नंबर में इसका फुल फॉर्म है, आप इसको देख सकते हैं, रट लीजिएगा, ये रटने वाला है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। आईसीएफ का मतलब क्या होता है आप बताइए, ऐसा रनिंग क्वेश्चन आता है ना, ये तो आप लोग रट लिए हैं, जानते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फिएट बोगी का उपयोग करता है। देखिए फिएट बोगी, ठीक है। तो आप जान ही रहे हैं कि फिएट बोगी जो है एलएचबी में प्रयोग होता है, लेकिन फिएट का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा कम लोगों को पता होता है। और मालूम है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कम पता है फिएट का फुल फॉर्म। तो इस देखिए बोलते बोलते खांसी भी आ जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, ठीक है, लिख लीजिएगा। और यह एलएचबी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोच में एयर सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। एयर सस्पेंशन का यह बात कर रहा है कि किस में यह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि एयर मतलब एयर सस्पेंशन का मतलब एयर स्प्रिंग किस में प्रयोग किया जाता है, तो कहिएगा कि एलएचबी कोच में। और मैंने 33 का आंसर बी एलएचबी चेक भी मैंने कराया है, ठीक है, सही भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज कीजिए कि नहीं सर आईसीएफ में भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर लिखता मॉडिफाइड आईसीएफ तो हम मार देते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी आईसीएफ है उसमें एयर ब्रेकर है, एयर सस्पेंशन यानी एयर स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो मॉडिफाइड जो आईसीएफ है, जो मॉडिफाइड किया गया है, उसमें एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया जा रहा है, समझ गए ना। लेकिन जनरली सभी आईसीएफ में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एलएचबी में प्रयोग तो किया ही जाता है सभी में, ठीक है, लेकिन मॉडिफाइड आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में मॉडिफाइड आईसीएफ नहीं है, इसलिए मैंने एलएचबी चेक कराया है जो इस संडे को टेस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए मेरे भाई। इतना मैं बोलता हूँ लेकिन आप लोग को लाइक और शेयर भी नहीं करते हैं। और क्वेश्चन आपको वीडियो मतलब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग दीजिएगा। नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो वीडियो मिलेंगे ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा डिटेल में आपको हर जगह नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच में कितनी आपातकालीन खिड़कियां है। एसी हो चाहे नॉन एसी हो, जो भी है आईसीएफ आरसीएफ जो भी हो, कहने का मतलब है कि उसमें 4 जो है इमरजेंसी खिड़कियां होता है। आप लोग देखते हैं सफर करते हैं तो देखबे करते हैं, एसी जो होता है एक पार्ट में देखिए, स्लीपर भी जो होते हैं देखिए, इधर आने का मतलब इधर 2 और इधर 2, मतलब टोटल 4 खिड़कियां होते हैं, ठीक है। जनरल में भी देखिएगा तो 2 पार्ट में जो होते हैं, इधर होते हैं 2 और उधर भी होते हैं, मतलब कि 4 होते हैं।
कहाँ है 4, ये तो आप लोग को तो खुद ही मालूम है। 35 नंबर क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। भारतीय रेलवे में जोन कितना है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, जब आप लोग नौकरी में आए, तैयारी कर रहे थे, तब से आप लोग रट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने डी चेक कराया है। तो डी तो मैंने चेक कराया है, सही भी है। तो भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जब नॉन ऑफ दीज है तो आंसर इसका आप लोग दीजिए कि हाँ कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में क्या कर रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किसके बीच चली थी? किसके बीच चली थी? तो आप जान ही रहे हैं, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है ना। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग तो जब तैयारी पीरियड में ही आप लोग मतलब कि पढ़ते आ रहे हैं। नवनिर्मित वॉक्सन एसएल बैगन का पीओएच, देखिए ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन हो गया, जो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, एक बार मैंने इसके बारे में बताया था, और उस वक्त बोला भी था कि वॉक्सन का जितने भी कोच हैं, उस सब के लिए तो डायमेंशन का मैंने वीडियो भी बना दिया है, पीडीएफ भी बना करके, जिन भाई पीडीएफ लिए हैं उनको चला भी गया है, ठीक है। लेकिन वॉक्सन का मैं एक भी डायमेंशन वाला वीडियो मैं नहीं बनाया है, नहीं पीडीएफ तैयार किया है, उसका टाइपिंग चल रहा है। कल परसों में हम जरूर हम बॉक्सन का, ये केवल बॉक्सन का, वो जो बता पहले वाला जो पीडीएफ जो आप लोग को दिए हैं डायमेंशन वाला, केवल वो कोचिंग स्टॉक से है, और ये मैं क्या बोलते हैं वैगन से मैं बना दूंगा। तो जैसे कि इसमें से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, तो नवनिर्मित बक्से नेचल बैगन का प्रथम पीओज कहता है, प्रथम पीओज जो है 6 साल पर होता है, और उसके बाद का जो है आपको 4.5 पर होता है। दिया है कि नहीं इसमें, देखिए ये वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद वाला जो है 4.5 ईयर पर होता है उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन प्रथम पीओच जो है जब नवनिर्मित नया नया बना रहता है, तो उसमें 6.0 मतलब कि 6 साल पर किया जाता है, ठीक है ना। वहीं बीसीएन जो रहता है, बीसीएन या बीसीएन एन ए, ठीक है, बीसीएन, बीसीएन और बीसीएन ए, ठीक है ना। इसका जो है नवनिर्मित जो है 6 साल पर, और उसके बाद वाला भी 6 साल पर होता है, दोनों से दोनों 6-6 साल पर है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर के बॉक्सन का पूछता है, बीसीएन का पूछता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं इसके बाद मैं पीडीएफ तैयार करके आप लोग को भेज दूंगा, एलएसबी क्या बोलते हैं इसको, वैगन का डायमेंशन वाला, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में श्रेय को जोड़ने को किस प्रकार के टेप का, देखिए एयर ब्रेक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज करते हैं लोग, टेफलॉन में और सेलो टेप में, ये दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। इसमें किस में कंफ्यूज करते हैं, सेलो और टेफलॉन में। तो सेलो टेप कतई नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सेलो टेप बहुत लोग मार देते हैं, नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। या टेफलॉन टेप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो पाइप को जो हम लोग जोड़ते हैं, और पाइप को जोड़ने के बाद में उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेप को जो है पतला सा टेप उजला कलर का होता है, देखते हुएगा, जो ब्रेकिंग सिस्टम में, जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो काम करते होंगे ब्रेक एयर ब्रेक शॉप में, ठीक है ना। तो उसमें पहले उजला सा टेप है उसको लपेट दिया जाता है, और उसके बाद में नट, उसका बोल्ट जो बोल्ट क्या करें, नट जो है चढ़ाकर उसको टाइट कर दिया जाता है, तो वह लीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कौन सा टेप का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा टेफलॉन टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, सीसी रेक से आप क्या समझते हैं? तो ये तो आप लोग जानते हैं, सीसी रेक का मतलब हो जाता है क्लोज सर्किट रेक, ठीक है ना, क्लोज सर्किट रेक, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है। 40 नंबर में चलते हैं। सी क्लास ओडीसी दौरान, देखिए सी क्लास से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो सी क्लास ओडीसी मतलब कब चलाया जाता है, कब स्थानांतरित किया जाता है, तो डे लाइट, डे लाइट का मतलब हो जाता है दिन के प्रकाश में, ठीक है ना, दिन के प्रकाश में यह चलाया जाता है, ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन आता है कि यह सी क्लास का ओडीसी है, ओडीसी है, ओडीसी, ठीक है ना। लेकिन यह क्या बोलते हैं, ए बी क्लास का, ठीक है ना, ए बी जो है वह कौन से मतलब कि कब चलाया जाता है, क्वेश्चन उठता है कि ए बी को कब चलाया जाता है, ठीक है। तो ए बी को डे और नाइट दोनों में चलाया जाता है, ठीक है ना, ए और बी में दोनों में चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, ये तो आपने ओडीसी कब स्थानांतरित किया जाता है, तब दिन के प्रकाश में किया जाता है, और ए और बी क्लास के
क्लास के ओडीसी जो है, ओडीसी देखिए, ओडीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट लिख देते हैं हिंदी में, कंसा ई क मैं कंसाइनमेंट, ठीक है ना। तो ओडीसी का फुल फॉर्म है तो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ठीक है। और जो है तो ओडीसी जो है ए और बी जो है, ए और बी क्लास के जो ओडीसी जो है, तो यह जो है दिन और रात दोनों में चलाया जाता है, तथा इसका स्पीड जो है ज्यादातर पूछता है 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जाता है। 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जाता है किसको, ए और बी क्लास के ओडीसी को, ठीक है ना। लेकिन सी क्लास के ओडीसी को डे लाइट में चलाया जाता है और इसका स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जाता है। बहुत डीपली क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ए और बी क्लास के ओडीसी को 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाते हैं और दिन और रात दोनों में चलाते हैं, ठीक है। और सी क्लास के ओडीसी को केवल दिन के प्रकाश में चलाते हैं और 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसको स्पीड से चलाते हैं। और ओडीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे और इसको मतलब कि याद करें रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, बॉक्सेन का पिस्टन स्ट्रोक की, पिस्टन स्ट्रोक वाला मैंने इसके पहले ही पूरा मैंने बताया था किसमें कितना पिस्टन स्ट्रोक होता है, ठीक है ना। तो ये भी पिस्टन स्ट्रोक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पिस्टन स्ट्रोक से, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा 85। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, खाली स्थिति में, ठीक है ना। तो लोडेड कंडीशन में कितना, क्वेश्चन जब उठता है जब खाली स्थिति में इतना है तो लोडेड कंडीशन में कितना हो जाएगा मेरे भाई। लोडेड कंडीशन में तो ये हो जाएगा 130 mm प्लस माइनस 10, ठीक है ना। कौन सा, बॉक्सेन, ठीक है। तो अब मेरी आवाज को सुन करके लिख लीजिए, मैं कितना लिखूंगा इतना लिख नहीं पाऊंगा। तो बॉक्सेन और बॉक्सेन एचएस और बीसीएन, उसके बाद लिखिए बीसीएन एचएस, फिर लिखिए बीसीएन बीसीएन ए और बीआरएन और बीआरएन ए और बीटी पीजीएलएन, बीटी पीजीएलएन। अभी मैंने जितना भी मैं बोला इसका जो है मतलब खाली स्थिति में जो है 85 प्लस माइनस 10 और लोडेड कंडीशन में 130 प्लस माइनस 10 होता है, ठीक है। बॉक्सेन एचएस, बीसीएन एचएस और बीसीएन ए, बीआरएन ए, बीटीपी जीएलएन, इसका जो है ये होता है, ठीक है। और एक नंबर हो गया और 2 नंबर में लिखिए बॉक्सेन एचएल, बीसीएन एचएल, देखिए अलग है बॉक्सेन एचएल और बीसीएन एचएल। इसका जो है खाली स्थिति में जो है यही होता है 85 प्लस माइनस 10, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में, लोडेड में यह हो जाता है 120 प्लस माइनस 10 mm, ठीक है। लोडेड में 120 दशमलव इतना हो जाता है। और बीएलसी या बीएलसी और बीएलएल, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। बीएलसी और बीएलएल इसका कितना होता है, तो इसका खाली स्थिति में 95 mm प्लस माइनस 10 और लोडेड में जो है, लोडेड में यह खाली स्थिति में है, ठीक है ना। और लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक 120 प्लस माइनस 10 mm होता है, ठीक है ना। चलिए मैं इसके बारे में मैं बता दूंगा, पूरा मैं डायमेंशन वाला वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। आईसीएफ जो है, आईसीएफ का जो है आपको बीएमबीसी, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जहां पर बीसी लिखे बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो उसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm मारिएगा, ठीक है। अगर आईसीएफ अगर कहता है आईसीएफ का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 32 से लेकर के 32 mm से लेकर के 90 mm तक होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर के 32 ही आते हैं, ठीक है। अधिकतम अगर पूछता है तब 90 मारिएगा, ठीक है। ये आईसीएफ कोचिंग का मैंने बता दिया, ठीक है ना। अच्छा एक और याद आ गया मेरे भाई, उस दिन क्वेश्चन वीडियो
जो मैंने बनाया था, उसके बाद में वो भेजे थे मेरे पास, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उन्हीं को सब सारा सुविधा प्रोवाइड है कि एलएचबी का पिस्टन स्ट्रोक कितना, एलएचबी जो सिलेंडर होते हैं उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो देखिए एलएचबी, आप कंफ्यूज को दूर कर ले, जो कटिंग भी भेजे थे, कहीं क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन वो गलत है, ठीक है ना, वो भेजे थे जो गलत है। उसका पिस्टन स्ट्रोक जो है, देखिए सिलेंडर का व्यास जो है 10 इंच होता है, ठीक है ना, और पिस्टन स्ट्रोक अगर पूछता है तो 10 mm होता है, ध्यान रखिएगा। 10 mm इसलिए होता है कि डिश पर जो क्या बोलते हैं ब्रेक पैड या ब्रेक शू जो होता है, इसमें गैपिंग एक से 1.5 mm तक ही होता है। उसको 1 से 1.5 mm की गैप को मेंटेन करने के लिए 10 mm काफी है, ठीक है ना, वो मेंटेन कर लेता है और ब्रेक लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फीड पाइप का दबाव। देखिए फीड पाइप का दबाव तो जानबे करते हैं 6 kg होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं AR/ARMFP का दबाव 6 kg, देखिए केजी CM², ठीक है। CR और BP ब्रेक पाइप का दबाव जो है 5 kg/cm² होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। कह रहा है धूरा माने एक्सल की जांच किसके द्वारा होती है, सभी में क्वेश्चन पूछा, रनिंग क्वेश्चन है। यूएसटी, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ठीक है। इसके द्वारा हम कल भी बताए थे कि जितने यह एक्सल है, इसमें और इसमें एक तार के द्वारा यहाँ पर एक मशीन रहता है। जब यहाँ पर कहीं भी क्रैक होगा तो इसमें ग्राफ चलता है। जब यहाँ पर कहीं भी एक्सल में इंटरनल क्रैक होगा तो यह ग्राफ में जो है कटिंग हो जाएगा। आप जब दोनों तार को, जब दोनों एक्सल के साइड में जब सटाएंगे तो आपके ग्राफ में जो दिखाएगा वहाँ पर कटिंग हो जाएगा, ठीक है, या कुछ ऐसा दिखाएगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्सल के अंदर में क्रैक है, ठीक है ना। तो यूएसटी के द्वारा हम क्या चीज चेक करते हैं, तो इंटरनल क्रैक जो है हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर धूरा की जांच किसके द्वारा होता है, यूएसटी के द्वारा। और यूएसटी क्या चीज चेक करता है, तो इंटरनल क्रैक चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 44, ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम दबाव कितना होता है। तो बीसी का अधिकतम दबाव हमने अभी बताया, बीपी एंड बीसी का दबाव जो है, बीसी बीपी सीआर, इसका अधिकतम दबाव जो है 5 kg होता है। सीसी रेक के बीपीसी का बेहतर रंग कैसा होता है, ठीक है। तो बीपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, और सीसी का क्लोज सर्किट रेक, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म हो जाता है क्लोज सर्किट रेक। पूछता है मेरे भाई, पूछता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, सीसी का अर्थ क्लोज सर्किट रेक, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन वही प्रीमियम रेक रहेगा तो इसका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम रेक का क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन सीसी रेक का कैसा होता है, येलो होता है, बीपीसी का रंग, ठीक है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो होता है पीले रंग के पेपर पर उसका प्रिंट किया जाता है, और प्रीमियम रेक का जो बीपीसी का सर्टिफिकेट होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वो हरे रंग के पेपर पर प्रिंट करके दिया जाता है लोगों को, लोको पायलट भाई को या गार्ड वाले लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, 2 बार मैं रिपीट कर दूंगा, सुन लीजिएगा। कह रहा है कि वॉक्सन वैगन के रख रखाव और संचालन के लिए निर्देश आरडीएसओ के तकनीक पंफलेट का उपयोग, देखिए यहाँ पर लिखा जाता है उपयोग किया जाता है, यही यहाँ पर लिखा है उपयोग किया गया है। कौन सा मतलब पंफलेट का उपयोग किया गया है, वॉक्सन वैगन के रख रखाव के संचालन के लिए आरडीएसओ द्वारा कौन सा तकनीक पंफलेट का उपयोग किया गया है, यही चीज इसमें जो यहाँ पर कटा है उसको मैं लिखकर बोल दे रहा हूँ, का उपयोग, कौन सा उपयोग मतलब किया गया है, ठीक है ना। तो 47 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी 95, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ क्वेश्चन फ्लैट टायर की सीमा, तो ऊपर भी मैंने बताया है, अभी वैगन का पूछा था, ठीक है, तो मैंने बता दिया था आईसीएफ का भी, ठीक है। तो आईसीएफ नहीं, बशर्ते कोचिंग के लिए जो है 50 होता है, तो यहाँ पर हम कोच लिख देते हैं, ठीक है, कोचिंग के लिए, और ये वैगन के लिए गुड्स के लिए जो है 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की अधिकतम गति सीमा क्या है, देखिए ये थोड़ा सा बताने वाला है, इसे तो सभी लोग जानते हैं, एलएचबी कोच का अधिकतम गति जो है 160 होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा डिटेल जो छुपा हुआ है, 160 अधिकतम गति है, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि एलएचबी कोच को जब प्रथम बार ट्रैक पर उतारा गया था, जब उसको टेस्टिंग किया गया था, तो 180 किलोमीटर क्वेश्चन आता है पर घंटा के हिसाब से चला करके उसको चेक किया गया था। वंदे भारत को भी 180 किलोमीटर के पर घंटा के हिसाब से चेक किया गया था, ध्यान रखिएगा।
वंदे भारत वाला मेरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा एक बार, या वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि हम देखे हैं अभी अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें वंदे भारत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, ठीक है ना। तो वंदे भारत वाला पीडीएफ पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। जो भाई पीडीएफ लिए हैं, जो भाई को पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं बताने वाला ही हूँ अभी कैसे मिलेगा। तो एलएचबी कोच का अधिकतम गति जो है पूछा है तो 160 हो जाएगा, लेकिन इसको जब टेस्टिंग किया गया था, जब चलाकर 180 किलोमीटर हिसाब से चलाकर चेक किया गया था, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके हम 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम चला सकते हैं, चलाते नहीं हैं। इसको 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मॉडिफाइड करके चला सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग 180 किलोमीटर के हिसाब से हुआ था, लेकिन अनुमति दिया गया 160 किलोमीटर से अधिक नहीं चलाना है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण के लिए सिंगल कार टेस्ट रिंग का उपयोग किया जाता है, किसके परीक्षण के लिए? तो एयर ब्रेक फास्टनिंग के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगल कार टेस्ट रिंग का प्रयोग एसीटीआर लिखता है, एसीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो एसीटीआर का फुल फॉर्म हो जाता है यही जो दिया है, सिंगल कार टेस्ट रिंग, यहाँ पर एसीटीआर लिख देता है, पूछता है एसीटीआर का फुल फॉर्म, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एयर ब्रेक फंक्शनिंग, मतलब फंक्शनिंग जो है यहाँ पर दिया हुआ बी नंबर में इसका यही आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे एयर ब्रेक कार्य प्रणाली। एयर ब्रेक कार्य प्रणाली को टेस्टिंग करने के लिए एससीटीआर का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी सिंगल कार टेस्ट रिंग का प्रयोग करते हैं एयर ब्रेक कार्य प्रणाली को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो 50 क्वेश्चन हो जाता है, 50 क्वेश्चन पर मैं 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूँ, और यही क्वेश्चन जो है 1 घंटे का हो जाता है, लोग का 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में हो जाता है। वीडियो लंबे हो जाते हैं डिटेल रूप से बताने में। देखिए 51 में क्या लिखा है, उच्च तापमान के कारण एक्सल बॉक्स निकलने वाला धुआं, यदि तो धुआं जब भी निकलेगा हॉट एक्सल के कारण होगा, ये नंबर होगा, ठीक है ना। हॉट एक्सल के बारे में अगले दिन जब बनाऊंगा क्वेश्चन तो बताऊंगा कि हॉट एक्सल में कितना अंतर होना चाहिए, ठीक है। हॉट एक्सल को कैसे पहचानेंगे, कितना हॉट एक्सल हो जाएगा तो हम ट्रॉली को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भाई पीडीएफ लिए हैं वो तो बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं हमसे जुड़े हैं तो ये अधिकार है आप पर कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। पढ़ने के पहले उसको जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा एक ऐसा चीज है कि आपको एकदम मतलब कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए एकदम आप हर चीज को त्याग सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा दिन की ही तो बात है, 2-3 महीना पढ़ने का टाइम आप लोग या 6 महीना मिलता है, फिर उसके बाद में तो हथौड़ी तो चलाना ही है। अरे थोड़ा दिन थोड़ा सा जब परीक्षा मुंह पर आ जाए तो थोड़ा मतलब कि मैडम की बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिए, ये ना कि छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिए, उनका ऑर्डर तो पूरा करना ही है, उनका थोड़ा सा नज़रअंदाज करके बच्चों को जो मुख्य जरूरी है उसको पूरा कीजिए, कुछ ऐसा चीज़ है नज़रअंदाज कर दीजिए। 2-4 महीना के लिए तो बात है, फिर उसके बाद में आप जेई बन जाते हैं, उसके बाद मतलब कि आराम से आप जो एथी करना है करते रहिए, समय थोड़ा सा निकालिए, वैसे आप काम कीजिए जो एकदम जरूरी है, जो चलने वाला है चलाइए, उसको खेल करके चलाइए कुछ दिन तक, ठीक है ना। तो चलिए मैं ये बात बता दूं कि आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो मुझसे पीडीएफ लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। 96 93 57 14 26, ठीक है ना। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको ऑल पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आईसीएफएलएचबी डेमो मेमो वंदे भारत जितने भी हैं सबका दिया जाएगा, और अच्छे से अच्छे तैयारी किया जाएगा। डिपार्टमेंटल में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास, पीटीओ, लीव, इंसेंटिव, रेलवे 1948, रेल आचरण नियम 1966, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल, जो सिलेबस में जो सबसे नीचे पार्ट में जो पूछा जाता है एफ वाले भाग में, ठीक है ना। ई वाले भाग में तो ये सब पूछे जाते हैं बिल्डिंग और जो जितना भी है, ए वाले पार्ट में जो आईसीएफएलएचबी से पूछे जाते हैं, तो इस सारे के सारे आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, टेस्ट में भी इस पर मैसेज करके टेस्ट में सीरीज में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको कृपा करके फोन नहीं करें, ठीक है ना। मैसेज करेंगे, हर एक आपके क्वेश्चन का जवाब मैसेज के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत समय जो है मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है ड्यूटी पीरियड में, ठीक है। मोबाइल रख देता हूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी में रहता हूँ, फोन कीजिएगा फोन नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है ना। इसीलिए आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना, आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
ठीक है, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप जहां पर हैं वहां पर नहीं कीजिएगा, अदर जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा। यही आपसे हम उम्मीद करते हैं जो केवल वीडियो देखते हैं। ठीक है, मैं अगले दिन नेक्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे भाई मेरे बिल्डिंग पर ही वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो बिल्डिंग पर मैं जस्ट ही बनाने वाला हूँ, और वैगन डायमेंशन भी, बहुत सारे काम है। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।